नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है यूनिट 10 हायर एजुकेशन PYQ। इस सीरीज में हम 200 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज ये पहला वीडियो है। यहाँ पे हम 1 से लेके 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, हर क्लास में 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका पहला जो क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 संस्थानों के बीच क्रेडिट के हस्तांतरण की सुविधा के लिए एक अकादमिक क्रेडिट बैंक की स्थापना की सिफारिश करता है। ये बात सही है। क्यों? क्योंकि NEP 2020 में क्या किया गया है? NEP 2020 में किसकी सिफारिश की गई? ABC की स्थापना की गई है। ABC की सिफारिश की गई है। ABC की सिफारिश। अब ध्यान रखो, ABC मतलब क्या होता है? ABC का फुल फॉर्म पहले देख लो। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। बैंक ऑफ क्रेडिट। ये इसको लॉन्च कब किया गया था? तो जुलाई 2021 में। जुलाई 2021 में, ये ध्यान रखना। ABC क्या है? मतलब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां छात्रों की पढ़ाई का रिकॉर्ड मतलब क्रेडिट सुरक्षित रहता है। अब ये क्या करता है? क्रेडिट को ट्रांसफर करता है। कैसे? कि एक संस्था से जब आप दूसरी संस्था में क्या करते हैं, जाते हैं, तो वहाँ पे अंकों या रिकॉर्ड का क्या किया जाता है, यानी क्रेडिट का हस्तांतरण किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? ABC कहते हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये ध्यान रखना। अब दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या दिया है? NEP 2020 का उद्देश्य है कि देश में बहुविषयक संस्थानों की संख्या में वृद्धि करना है। बहुविषयक क्या होता है? इस चीज़ को समझना आप लोग। बहुविषयक यानी मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन। ये ध्यान रखना। अब एक चीज़ ध्यान से समझो आप, बहुविषयी संस्थान क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान रखो। यहाँ पे क्या बोला गया है NEP 2020 में कि 2030 तक क्या हर एक जिले में क्या होना चाहिए? एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन यानी बहुविषयक संस्थान होनी चाहिए। अब ध्यान रखो, बहुविषयक संस्थान क्या होते हैं? वह संस्था जहाँ कई विषयों को, जैसे गणित हो गया, साहित्य हो गया, संगीत हो गया, विज्ञान हो गया, साथ में पढ़ाया जाए। मतलब एक विषय को, मतलब यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, आपको नाम से स्पष्ट है। नाम से क्या स्पष्ट है? बहुविषयक संस्थान। विषयक मतलब विषय, बहु मतलब बहुत। जब एक ही संस्थान बहुत सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए एक साथ, तो उसी को क्या कहते हैं? बहुविषयक संस्थान कहते हैं। तो NEP 2020 में ABC की भी बात की गई है और बहुविषयक संस्थान की भी बात की गई है। ये ध्यान रखना। एक चीज़ और ध्यान रखो यहाँ पे आप, कि यहाँ पे अपार का क्या करता है? कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है, तो उसको भी नोट कर लो आप। APAAR। तो अपार को फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये ध्यान रखना। फुल फॉर्म को आप लोग क्या करिएगा कि इंग्लिश में ही याद करिएगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली के आलोक में, ठीक, छात्रों से 10 सीख पादानी का पालन करने की अपेक्षा की जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सी आचार संहिता का प्रतिनिधित्व नहीं करता? ये ध्यान रखो। अब ये 10 सीख पादानी कौन कौन से, उसको समझो आप। पहला क्या है? प्राणी हत्या न करना। प्राणी हत्या न करना। अब इस चीज को समझना आप लोग। अब यहाँ पे दूसरा क्या है आपका? चोरी करने से बचें। चोरी करने से बचें। तीसरा आपका बुरे आचरणों से बचें। बुरे आचरण से बचें। ठीक। चौथा आपका क्या? असत्य भाषण से बचें, मतलब असत्य न बोले, असत्य भाषण से बचें। अब ध्यान रखना, नशीली सामग्रियों से बचें। नशीली सामग्री से बचें। अब ध्यान दो यहाँ पे, जो 6 नंबर पे, विषम समय पे, मतलब अनियमित तरीके से भोजन न करें, मतलब एक टाइम पे भोजन करें। विषम समय में भोजन करने से बचें। विषम समय में भोजन करने से बचें। भोजन करने से बचें। जो 7वां नंबर का, चुगली करने से बचें। चुगली करने से बचें। 8वें नंबर का क्या है कि नृत्य और संगीत से दूर रहें। नृत्य व संगीत से दूर रहें। संगीत से बचें, ये ध्यान रखा।
विलासिता मतलब विलासिता की वस्तुओं से बचें, विलासिता की वस्तुओं से बचें, वस्तु से दूर रहें। 10वां क्या है आपका, दान में महंगे उपहारों का त्याग करें। दान में जो महंगे आपको उपहार मिल रहे हैं, दान में महंगे उपहारों का त्याग करें, महंगे उपहारों का त्याग करें, त्याग करें, ये ध्यान रखना आप लोग। अब आते हैं अपने यहाँ पे क्वेश्चन पे। यहाँ पे कौन सा प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यहाँ पे क्या पूछा, नहीं है तो विषम समय में भोजन करने से परहेज कर, ये प्रतिनिधित्व करता है, ये बात सही है। असत्य भाषण सोच, ये भी बात परहेज नहीं, मतलब इसको भी प्रतिनिधित्व नहीं करता। नृत्य और संगीत का आनंद लेना, क्योंकि यहाँ पे बचना है नृत्य और संगीत से, तो ये बात नहीं है। चोरी करने से बचने के लिए, ये बात है। दान में उपहार स्वीकार करना, इस बात को नहीं क्योंकि वहाँ पे त्याग करना बोला गया है, तो ये ध्यान रखो। नृत्य और संगीत से बचे और दान में उपहार क्या करें, स्वीकार करें, ये गलत बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या मना किया गया है, दान में महंगे उपहारों का त्याग करें। तो सी और ई आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर पे। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि लाहौर में जो पंजाब विश्वविद्यालय है, ठीक, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना क्या है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान की गई थी। यहाँ पे ध्यान दो क्या पूछा है कि पंजाब विश्वविद्यालय, तो यहाँ पे ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, मतलब उस समय के, मतलब दौरान, कॉलोनियल रूल मतलब औपनिवेशिक शासन, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे कॉलोनियल रूल मतलब ब्रिटिश काल, यहाँ पे समझो ब्रिटिश काल, जब ब्रिटिश अंग्रेज जब भारत पे राज कर रहे थे तो उसी को ब्रिटिश काल कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो ब्रिटिश काल। अब यहाँ पे ध्यान से समझते हैं, पंजाब विश्वविद्यालय कब इस्टेब्लिश हुआ था, पंजाब विश्वविद्यालय ये कब स्थापना हुई थी इसकी, तो 1882 में हुआ था, 1882 ईस्वी में। और जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है वो इसका कब हुआ था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1887 में हुआ था, 1887 ईस्वी में हुआ था। तो ये क्या ब्रिटिश काल इस समय था ना, क्योंकि यहाँ पे भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो ये ब्रिटिश काल में हुआ था, ये बात सही है, कथन एक सही है। अब कथन 2 क्या कह रहा है कि उनकी स्थापना का मुख्य कारण, किनकी स्थापना, पंजाब और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मुख्य कारण क्या है, ओरिएंटल के साथ साथ, ओरिएंटल मतलब भारतीय परंपरा जो मतलब शिक्षा है उसकी, आधुनिक यूरोपीय मतलब पश्चिमी शिक्षा को सहित उच्च शिक्षा के लिए इन संस्थानों की बढ़ती मांग थी। मतलब इनका स्थापना इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे भारतीय शिक्षा भी पढ़ाया जाता था, मतलब ओरिएंटल के साथ साथ यहाँ पे क्या पूछा है, आधुनिक यूरोपीय शिक्षा पूछा है। तो आधुनिक मतलब क्या होता है, उस टाइम के पश्चिमी शिक्षा को भी दोनों को साथ में पढ़ाए जाने के उद्देश्य से पंजाब विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ये भी बात सही है। तो बहुत ही स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर। अब यहाँ पे जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, 4th नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर के क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 20वीं सदी की शुरुआत में मतलब 1902 में यहाँ महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कॉलेज थे। अब यहाँ पे ध्यान रखो, रुड़की मतलब IIT रुड़की का नाम यहाँ पे, तो ये कब स्थापित हुआ था, 1847 में। ये एशिया का क्या था, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था, एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, ये ध्यान रखना। अब मद्रास है, मद्रास क्या था, जो मतलब चेन्नई या तमिलनाडु में है, वो क्या है, ये एशिया का दूसरा सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये दूसरा है, ये पहला तो ये दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज है एशिया का। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो ये ध्यान रखो, ये 1794 में। इसको क्यों बोला जाता है इस तरह, क्योंकि ये सर्वे स्कूल से शुरुआत हुआ था, मतलब IIT मद्रास का। कानपुर की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1959 में हुआ था, 1959 में, जो 1902 के बाद में हुआ था। अब जो शिवपुर है उसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1856 में इसकी स्थापना हुआ था। जो पूना वो है, पूना, ये पूना यूनिवर्सिटी जो पूना विश्वविद्यालय है, ये 1854 में इसकी स्थापना हुआ था। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, जो 1847, 1794, 1856, 1854, ये ध्यान रखना आप लोग। क्या करना, इसका सन याद कर लेना, क्योंकि कभी कोई क्या करता है कि यहाँ से कोई एक कॉलेज उठा के आपको, फिर कहीं किसी क्वेश्चन से एक कॉलेज को उठा के आपका क्या करता है, एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर देता है और उसको बोलता है कि सीक्वेंस में इसको करिए, तो ये ध्यान रखिएगा। तो IIT रुड़की, मद्रास और शिवपुर और पूना ये 1902 में थे, लेकिन कानपुर क्या हुआ कि 1959 में इसकी स्थापना हुई, इसलिए अब मतलब क्या, यह महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था उस टाइम के लिए। ABDE ये ध्यान रखिए, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5।
अब यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। वैदिक युग में पुरुष और महिलाओं दोनों का शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा थी। वैदिक युग में, ये ध्यान रखना। तो वैदिक युग में मतलब महिला और पुरुष जो थे उनको शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति थी, ये बात सही है। अब ध्यान रखो, जो वुड डिस्पैच है इसका डेट याद कर लीजिएगा, मतलब ईयर वुड डिस्पैच का 1854, ये ध्यान रखना। इन्होंने पहली बार माना कि सरकार को महिला शिक्षा को स्पष्ट और सौहार्दपूर्ण समर्थन देना चाहिए। मतलब वुड डिस्पैच 1854 जो है वो फर्स्ट टाइम क्या किया, दैट द गवर्नमेंट शुड गिव फ्रैंक एंड कोर्डाइल सपोर्ट टू फीमेल एजुकेशन, ये भी बात सही है। जो पहला स्टेटमेंट आपका है वैदिक युग, वैदिक युग कब से कब तक माना जाता है? वैदिक युग आपका 1500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व माना जाता है, 600 ईसा पूर्व माना जाता है, ये ध्यान रखना। अब इसमें क्या होता है, केवल यहाँ पे मतलब यहाँ पे इस टाइम की जो वैदिक युग की स्त्रियाँ थीं, जैसे गार्गी हुआ, यहाँ पे नाम भी याद रखिएगा, गार्गी, मैत्रेयी, विदुषी इत्यादि जो महिलाएं थीं उस टाइम में शिक्षा प्राप्त की थी। ऋग्वेद काल में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध महिलाएं थीं, क्योंकि एजुकेशन उस टाइम में ली थी, तो इसलिए महिलाओं को भी क्या किएगा, शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त थी। पुरुषों को तो थी, प्लस महिलाओं में ये गार्गी, मैत्रेयी, विदुषी, ये सब क्या है, मतलब ये शिक्षा प्राप्त की थी, ये ध्यान रखिएगा। जो वुड डिस्पैच है, इन्होंने क्या पहली बार ये माना कि महिला शिक्षा को क्या मतलब महिला शिक्षा को क्या करना चाहिए, सच्चे और हार्दिक समर्थन देना चाहिए, मतलब स्पष्ट और सौहार्दपूर्ण समर्थन देना चाहिए, ये भी बात सही है। मतलब ब्रिटिश काल में, मतलब कॉलोनियल मतलब रूल में ये क्या हुआ कि ब्रिटिश काल में महिला शिक्षा को, वुड डिस्पैच जो है ब्रिटिश काल में क्या हुआ कि महिला शिक्षा की दिशा में यह पहला क्या है, आधिकारिक समर्थन प्राप्त था इनको महिलाओं के लिए, क्योंकि उससे पहले महिलाओं को ज़्यादा शिक्षा नहीं दी जाती थी। ये मतलब वुड डिस्पैच जब आए तो इन्होंने कहा कि महिला शिक्षा को आगे मतलब समर्थन देना चाहिए, ये चीज़ दें, तो ये पहला सरकारी समर्थन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है। वुड डिस्पैच 1954, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्रोनोलॉजी भी बनते हैं क्वेश्चन, मतलब एक क्रम वाले सीक्वेंस, या जिसे क्रोनोलॉजी कहते हैं, ठीक ना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट है, बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड ट्रूथ, ठीक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे। अब 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए NEP 2020 की निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें हैं, ये ध्यान रखिए। तो इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, मतलब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का परिचय, ये भी बात। यहाँ पे हम जो ऑप्शन रखे हैं ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। एक मिनट बस, अब ध्यान दो आप लोग, यहाँ पे क्या है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का परिचय NEP 2020 में क्या गया कि जो NRF है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, स्थापना की गई इसमें, ताकि शोध और जो नवाचार हैं को बढ़ावा दिया जा सके। यहाँ पे NRF की स्थापना इसलिए की गई, NRF जिसे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कहते हैं, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कहते हैं, फाउंडेशन, ये ध्यान रखना। इसकी स्थापना NEP 2020 में की गई, ठीक। इससे क्या होता है कि मतलब शोध और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके, शोध को बढ़ावा देने के लिए किया गया, शोध को बढ़ावा देने के लिए किया गया, बढ़ावा देने के लिए किया गया, ठीक, ये ध्यान रखना। अब ध्यान रखना कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों की मान्यता जो है, मान्यता, सभी उच्च शिक्षा संस्थानों की मान्यता, मतलब क्या पूछ रहा है, एक्रीडेशन ऑफ ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये ध्यान रखना, मतलब एक्रीडेट करना, ठीक। तो एक्रीडेशन मतलब क्या होता है कि NEP 2020 में क्या किएगा कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए, सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक्रीडेशन यानी मान्यता या मूल्यांकन करने के लिए अनिवार्य करने की सिफारिश की गई, ताकि उनकी गुणवत्ता को क्या किया है, सुनिश्चित किया जा सके। तो एक्रीडेशन की भी बात की गई। एक्रीडेशन मतलब मान्यता या मूल्यांकन, मान्यता या मूल्यांकन, ये ध्यान रखना। ये क्या किया, एक्रीडेशन इसलिए रखा गया ताकि जो भी संस्था है उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित किया जा सके। यहाँ पे गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए रखा गया। गुणवत्ता जैसे होता ना, जैसे आपको ये देखोगे किसी भी यूनिवर्सिटी में NAC AA+, NAC मतलब NAC A++ होता है, NAC A+, NAC B, NAC C, यहाँ पे एक समझाते हैं, NAC इसको NAAC से लिखा जाता है। कभी कभी कहीं किसी यूनिवर्सिटी में देखे होंगे NAC A++, तो ये इसकी गुणवत्ता बताती है कि A++ है,
इसको जांच कौन किया था? NAAC ने, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखो, यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है, व्यावसायिक शिक्षा के मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकरण, मतलब वोकेशनल एजुकेशन की स्थापना की गई। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या किया? यहाँ पे थोड़ा PDF बनाने में दिक्कत हो गई है। वोकेशनल एजुकेशन इनटू इंटीग्रेशन मेन स्ट्रीम एजुकेशन। यहाँ पे ध्यान रखो कि NEP 2020 में ये कहा गया है कि व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा से शामिल किया जाना चाहिए, मतलब वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, मतलब मेन स्ट्रीम में शामिल करना चाहिए। ये भी बात सही है, तो A, B, C सही आपका। अब ध्यान रखो डी वाले ऑप्शन में क्या दिया है कि राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थान योग्यता ढांचे की स्थापना, मतलब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, NHEQF है, NHEQF। यहाँ पे ये इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल हायर एजुकेशन। यहाँ से फुल फॉर्म पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा आप लोग याद, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन फुल फॉर्म के रूप में पूछता है। यहाँ इसको एक एक कीवर्ड को आपको समझा रहे हैं ताकि आप लोग यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप सॉल्व कर सकें। नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इसकी स्थापना की गई थी। क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या किया गया कि मतलब इसको बनाने का ये सिफारिश क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? ताकि सभी पाठ्यक्रमों और डिग्रियों के लिए समान मानक तय हो सके, मतलब एक स्टैंडर्ड, जो मानक होते हैं स्टैंडर्ड, जिसके क्या कहते हैं, एक स्टैंडर्ड तय हो सके, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन A, B, C, D आपका सही है। A, B, C ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 3D प्रिंटर का उपयोग करके, मान लो आप 3D प्रिंटर का प्रयोग करो तो प्राप्तकर्ता को बिल्कुल फिट करने के लिए कृत्रिम अंग बनाया जा सकते हैं। मतलब 3D प्रिंटर में एकदम एज इट एज उसको क्या किया जाता है? प्रिंट कर दिया जाता है, तो उसी को कृत्रिम अंग बनाया जा सकता है, ये बात सही है। यहाँ पे क्या है? सेकंड स्टेटमेंट, OLED, ठीक, LCD और LED प्रारूपों की तुलना में क्या कहता है? अधिक बिजली की खपत करते हैं और इसे अधिक प्रकार की, मतलब और इस प्रकार अधिक गर्मी पैदा करते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे समझो आप पहले तो LCD और LED के फुल फॉर्म रख लो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है LED, LCD और OLED। LCD का क्या होता है फुल फॉर्म? कि ये मतलब लिक्विड क्रिस्टल करके होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, ये ध्यान रखना आप लोग। OLED का फुल फॉर्म समझो आप, जिससे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं। ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड जिसे कहते हैं, डायोड, ये ध्यान रखना। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इसको किस नाम से और जानते हैं? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे आप समझो, जो OLED है क्या करता है कि कम बिजली मतलब खपत होता है, इसमें कम बिजली की खपत होती है, ठीक। अब जो LCD है और LED है ये ज़्यादा हीट जनरेट करता है और बिजली की ज़्यादा खपत करते हैं। तो आपका पहला आपका ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा का मतलब स्टेटमेंट आपका गलत है। मतलब यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। अब आते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन पे। 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के तहत मौजूदा विश्वविद्यालय में किए गए परिवर्तनों के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? रॉन्ग, यहाँ पे इनकरेक्ट, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया? पहला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है? विश्वविद्यालय के कार्यों का विस्तार किया गया, ये बात सही है। 1904 में जब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना गया, जिसे IUA कहते हैं, IUA 1904 इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ठीक। तो इसमें क्या किया? विश्वविद्यालय के कार्यों में विस्तार किया गया, ये बात सही है। सीनेट के चुनाव के नए सिद्धांत की शुरुआत की गई, ये ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पे क्या किया? सीनेट के चुनाव के नए सिद्धांत की शुरुआत, ये भी बात सही है। अब यहाँ पे क्या किया? कॉलेज की विश्वविद्यालयों से संबद्धता के लिए आसान शर्तें नहीं, यहाँ पे कठोर शर्तें बनाई गई थी, कठोर शर्तें,
ये ध्यान रखिएगा। जो IUM 1904 में हुआ था उसमें कॉलेज की जो विश्वविद्यालय से संबद्धता है उसके लिए कठोर शर्तें बनाई गई। अब विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय इकाइयों की परिभाषा की गई, ये भी बात सही है। अब यहाँ पे क्या क्या है, अब जो ई वाला ऑप्शन है विश्वविद्यालयों के सीनेट के आकार में वृद्धि की गई, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पे वृद्धि नहीं की गई, ठीक, यहाँ पे कमी की गई। मतलब जितना है उस पर फोकस करो तुम, ठीक, ये ध्यान रखना। तो सी और ई आपका गलत है। अब यहाँ पे ध्यान रखो सीनेट क्या होता है, इसको समझ लो। जो सीनेट होता है ये क्या है, उच्चतम शासी निकाय है। सीनेट क्या है, उच्चतम शासी निकाय, हाईएस्ट क्या है, गवर्निंग बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, मतलब उच्चतम शासी निकाय। अब इसको क्या कहते हैं, सीनेट में क्या होता है, क्या होता है, यह संस्था जो होती है, ये सीनेट जो संस्था है, यह विश्वविद्यालय के नीतिगत मतलब जो नीतियां बनाई जाती है, जो प्रशासनिक होते हैं, वो शैक्षिक होते हैं, उस पर फैसले लेती है, ठीक। इसमें कुलपति मतलब वाइस चांसलर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, और कभी कभी सरकार द्वारा नियमित सदस्य मतलब जो नामित सदस्य हैं वो भी शामिल होते हैं, ठीक। मतलब बजट पास करना, इनके पास क्या क्या अधिकार होते हैं सीनेट के पास, इसमें बजट पास करना, नए पाठ्यक्रम डिग्रियों को मंजूरी देना, ये सब चीज़ें क्या है, ये सीनेट के अंतर्गत आती हैं, ठीक। तो आपका सी और ई आपका ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे सीनेट के आकार में वृद्धि नहीं की गई, कमी की गई, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे। 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूजीसी की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। तो यूईसी मतलब यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसको और किस नाम से जानते हैं, राधा कृष्णन आयोग के नाम से, राधा कृष्णन आयोग के नाम से, ये ध्यान रखिएगा। ये कब आया था, तो जब भारत मतलब आज़ाद हुआ था, वो पहला जो आयोग बना था तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना था, या राधा कृष्णन आयोग, इसके नाम से याद रखिएगा। ये जो राधा कृष्णन आयोग है, इनका पूरा नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, ये ध्यान रखिए, इनके अध्यक्ष थे, तो इसीलिए इसको राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं। ये मतलब क्या थे, अध्यक्ष थे मतलब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के, ठीक। ये कब आया था, 1948 से लेकर 49 के बीच में, 1948 में आया था, ये ध्यान रखिएगा। यूईसी जो है 1948 में आया था, ठीक। हायर एजुकेशन कमीशन कोई नाम नहीं था, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या है, ये मतलब 1947 में इसकी स्थापना की गई थी, 1947 में, ये ध्यान रखिएगा। अब प्लानिंग कमीशन क्या था, 1950 में इसकी स्थापना की गई, 1950 में इसकी स्थापना की गई, ये ध्यान रखिएगा। योजना आयोग, शिक्षा मंत्रालय 1947 में, ये ध्यान रखिए, सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा। एक दो बार जब जिससे हम बता रहे हैं उसको आप सुनते रहिएगा ताकि आपको ये मतलब क्या माइंड में बैठ जाए कि हम ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 1947 में, चाहे प्लानिंग कमीशन 1950 में, चाहे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 में आया था, ये ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ से सीक्वेंस क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे। 10 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, NEP 2020 के अनुसार वर्तमान में भारत में अनुसंधान और नवाचार में निवेश जो हो रहा है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड इनोवेशन RNI, इसमें क्या है, निवेश सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1% से कम है। तो उस टाइम मतलब NEP 2020 के समय जो है 1% है, 0.69% क्या किया जा रहा है, रिसर्च एंड इनोवेशन पे खर्च किया जा रहा है। ये बात सही है, GDP का ध्यान रखिएगा, GDP का इस टाइम जो खर्च हो रहा है 0.69% ही खर्च हो रहा है, जबकि बात कितने परसेंट की, 6% की गई है, ठीक। लेकिन GDP का कितने परसेंट खर्च हो रहा है, 1% से कम खर्च हो रहा है, ये ध्यान रखिए, ये बात सही है क्योंकि यहाँ पे 1% से कम दिया है। NEP 2020 में शिक्षक जो है शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे की स्थापना की सिफारिश करता है। NEP 2020 में क्या रिकमेंड करता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर एजुकेशन NCFTE, ये ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म पूछता है। तो NEP 2020 में क्या किया गया है कि NCFTE की स्थापना की बात करता है, कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन की बात करता है, ये भी बात सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे। 11 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये ध्यान रखिएगा। उपनयन संस्कार जो एक बच्चे को वेदों के अध्ययन की दीक्षा दी जाती है, लड़कों के साथ साथ लड़कियों के लिए भी आयोजित किया जाए, ये भी बात सही है। उपनयन संस्कार में क्या किया जाता है, बच्चों को जो है वेदों के अध्ययन की दीक्षा दी जाती थी। उसमें किसको किसको दिया जाता था,
मतलब लड़के हो या लड़कियां हो दोनों को उपनयन संस्कार होता था, ये ध्यान रखिएगा, ये बात सही है। प्राचीन भारत में लड़के और लड़कियों दोनों को आश्रम और गुरुकुलों में शिक्षा मिलती थी, ये बात ध्यान, ये भी बात सही है कि प्राचीन भारत में जैसे वैदिक काल में क्या होता था, लड़के और लड़कियों को दोनों में आश्रमों और गुरुकुलों में शिक्षा मिलती थी। जैसे वैदिक काल में क्या हो, गार्गी मैत्रेय विदुषी महिलाएं जो थी वो शिक्षा प्राप्त की थी, तो इसीलिए कहा जाता है प्राचीन भारत, ठीक, उसमें लड़के और लड़कियों को आश्रम और गुरुकुलों में शिक्षा मिलती है, ये बात सही है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ट्रू, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे। 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद से, मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद से तकनीकी शिक्षा पर क्या क्या ध्यान केंद्रित किया गया। तो यहाँ पे क्या, किस पे ध्यान केंद्रित किया गया, इसकी गुणवत्ता व मानक में सुधार करें, कि सार्वजनिक क्षेत्र में इसके अप्रतिबंधित विस्तार को प्रोत्साहित करें, गैर निष्पादित संस्थानों को बाहर करें, कि मैदान में निजी खिलाड़ियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करें। तो जो पहला ऑप्शन आपका इसकी गुणवत्ता व मानक में सुधार करें, ये बात सही है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको 1 से लेके जो 12 पंचवर्षीय योजना है उसको याद कर लीजिएगा और उसका सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, ठीक, कब आया था और उस टाइम कौन कौन से हायर एजुकेशन से रिलेट करके जो भी मतलब की पॉइंट है उसको समझिएगा, उसको लिख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, मतलब ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे 1 से लेके 12 तक पंचवर्षीय योजनाएं जो होती हैं, वहाँ से जो भी हायर एजुकेशन से रिलेट करके फैसले लिए गए हैं उस पंचवर्षीय योजना में, तो उसको याद करिएगा, ठीक। यहाँ पे कुछ हम आपको बता देते हैं। जो पहला पंचवर्षीय योजना है, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 56 तक, 1951 से लेके 56 तक, ये इसमें क्या क्या प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया, ठीक। अब जो दूसरा पंचवर्षीय योजना है वो 1956 से लेके 1961 तक था। इसमें क्या क्या औद्योगिकरण के लिए तकनीकी शिक्षा पे बल दिया गया, औद्योगिकरण के लिए तकनीकी शिक्षा पे बल दिया गया, तकनीकी शिक्षा पे बल दिया गया, ठीक। अब जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो 1961 से लेके 1956 के बीच में हुआ था, मतलब 1900 क्या हुआ था 1966। अब इसमें क्या होता है कि शिक्षा को क्या किया गया, सामाजिक आर्थिक विकास से जोड़ा गया, शिक्षा को सामाजिक आर्थिक विकास से जोड़ा गया, सामाजिक आर्थिक विकास से जोड़ा गया। जो चौथा पंचवर्षीय योजना है 1969 से लेके, बीच में 3 साल गैप हो गया है, 1969 से लेके क्या क्या 1974 तक था, ठीक। इसमें क्या क्या गुणवत्ता और मानक सुधार किया गया, गुणवत्ता क्वालिटी पे बात की गई, गुणवत्ता व मानक सुधार। अब यहाँ पे कीवर्ड सिर्फ हम लिखेंगे। यहाँ पे आते हैं, जो पहला है उस पर प्राइमरी पे फोकस किया गया, प्राइमरी। दूसरा आपका टेक्निकल चीज़ों पे, IIT जैसे संस्थानों के लिए, टेक्निकल चीज़ों के लिए। अब जो तीसरा आपका वो क्या एग्रीकल्चर के लिए था, एग्रीकल्चर प्लस सेकेंडरी के लिए, प्लस सेकेंडरी। जो चौथा आपका क्वालिटी पे फोकस किया गया, क्वालिटी। अब जो पांचवा पंचवर्षीय योजना है वो क्या क्या वो वोकेशनल पे फोकस किया गया। जो छठवां पंचवर्षीय योजना है वो साइंस एंड टेक पे फोकस किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं। जो सातवां है वो किस पे फोकस किया, इक्वालिटी एंड नवोदय। जो आठवां पंचवर्षीय योजना प्लान था वो एलिमेंट्री प्लस उस पे DPEP, ये ध्यान रखिएगा। जो 10वां आपका है, मतलब 9वां जो है SSA की नींव रखी गई, SSA की नींव। अभी इसको लास्ट में बता रहे हैं कि क्या कौन सा फुल फॉर्म होता है। जो 10वां आपका वो किस पे फोकस किया, लिटरेसी पे, साक्षरता पे, लिटरेसी प्लस SSA एक्सपेंशन। इंपॉर्टेंट है, बता दे रहे हैं पहले ही आपको सभी को। जो 11वां वाला है वो सेकेंडरी पे फोकस किया, सेकेंडरी। जो RMSA है
जो 12th है इसको हम टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। हायर एजुकेशन प्लस स्किल प्लस GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पे फोकस किएगा। अब ध्यान रखो, जो 5वां आपका पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब तक है, ये ध्यान रखिएगा। 1974 से लेके 1979 तक था, 79, ठीक। अब यहाँ पे जो 6वां आपका 1980 से लेके 1985 तक था। अब जो 7वां है 1985 से लेके 1990 तक था। अब ध्यान रखो, जो मतलब 8वां है आपका 1992 से लेके, यहाँ पे 2 साल का गैप है, ये ध्यान रखिएगा। 1992 से लेकर 1997 तक था। अब ध्यान रखो, जो 9वां है 1997 से लेके 2002 तक था। अब यहाँ पे ध्यान रखो, जो 10वां आपका जो 10वां है 2002 से लेके 2007 तक था। अब जो 11 है 2007 से लेके 2012 तक था। अब जो लास्ट वाला 2012 से लेके 2017 तक था, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे जो हम शॉर्ट फॉर्म लिखें, SS से हुआ चाहे RMS से हुआ, इसको क्या होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, SS से मतलब सर्व शिक्षा अभियान। यहाँ पे 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान की नींव रखी गई थी। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना लिटरेसी मतलब साक्षरता, और यहाँ पे SS से क्या एक्सपेंशन किया गया, मतलब विस्तार किया गया, मतलब सर्व शिक्षा अभियान का विस्तार किया गया 10वीं पंचवर्षीय योजना में। यहाँ पे RMS से क्या होता है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक। ये ध्यान रखें, RMS से मतलब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये आपके सिलेबस में दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे पंचवर्षीय योजना जो होता है वहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे। 13 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। तो दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1922 में। जो बनारस 1916 में, ठीक। मैसूर का 1916 में। SNDT महिला विश्वविद्यालय 1916 में। SNDT का क्या होता है, जो महिला विश्वविद्यालय, इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, इसको समझो आप। SNDT का फुल फॉर्म क्या होता है, श्रीमती, यहाँ पे लिखते हैं श्रीमती नाथीबाई दामोदर थैकरसी ओमैन यूनिवर्सिटी। अब एक चीज ध्यान रखो, बनारस मैसूर SNDT 1916 में स्थापना हुई, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में हुआ, ये ध्यान रखिएगा। तो BCD आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे। 14 नंबर के क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा आप लोग। इसमें क्या पूछ रहा है, उच्च शिक्षा पर मतलब हायर एजुकेशन पे कोठारी आयोग की कुछ प्रमुख सिफारिशें हैं, वो कौन कौन सी सिफारिशें हैं। तो इसमें जो कोठारी आयोग था 1964 से लेके 1966 के बीच में था, ये ध्यान रखिएगा। कोठारी का पूरा नाम क्या था, DS कोठारी का फुल फॉर्म पूछता है, दौलत सिंह कोठारी, ये ध्यान रखिएगा। दौलत सिंह कोठारी इनका पूरा नाम है। अब ये जो 1964 से लेके 1966 में आया था, ठीक। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि हायर एजुकेशन पे क्या क्या वे फैसला लिए थे, सिफारिशें थी कि नए पाठ्यक्रम शुरू करने से बचे। ये पहला चीज़ था, ये गलत है, क्योंकि पाठ्यक्रम को नए सिलेबस को इंक्लूड करना है, क्योंकि आधुनिक समय में क्या होता है, नए सिलेबस को इंक्लूड करेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो नए पाठ्यक्रम शुरू करने से बचे, ये बात गलत है। यहाँ पे दूसरा जो स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय स्तर पर, जो राष्ट्रीय स्तर नेशनल लेवल पर क्या करें, शिक्षकों का चयन करें, ये बात सही है। जो C ऑप्शन है क्या है, उच्च शिक्षा के विस्तार को प्रतिबंधित करें, ये भी बात सही है। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है कि कॉलेज बनते जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बनती जा रही हैं, लेकिन पढ़ाई कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ पे क्वालिटी को क्या करें, मतलब इंक्रीज करें, ना कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी को इंक्रीज करें, ये ध्यान रखिएगा। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता प्रदान करें, मतलब ऑटोनोमस करें उसको, मतलब स्वतंत्र करें उसको। जो विश्वविद्यालय है उनका अपना डिसीजन खुद लें, ये भी बात सही है। सतत मूल्यांकन प्रणाली को समाप्त करें, ये बात गलत है, ये सिफारिश नहीं करते कोठारी आयोग। तो क्या यहाँ पे सिफारिश से पूछा है, तो BCD आपका ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे। 15 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने
भारत में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया? तो ये ध्यान रखना, नॉलेज कमीशन यानी ज्ञान आयोग, इसकी स्थापना पर जोर देते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना पर जोर दिए हैं ये। यहाँ पे कोठारी आयोग कब आया था? तो 1964 से 1966 के बीच में। राधाकृष्णन, जिसे यूईसी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कहते हैं, वो 1948 में आते हैं। ठीक। ज्ञान आयोग कब आता है? ज्ञान आयोग जिसे 2005 में 2009 के। ठीक, ये ध्यान रखें। इसके अध्यक्ष कौन है? सैम पित्रोदा। कोठारी आयोग के दौलत सिंह कोठारी अध्यक्ष थे। राधाकृष्णन के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अध्यक्ष थे। योजना आयोग, ये ध्यान रखिएगा, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, ये कुछ नहीं है। ठीक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पे। 16 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या कह रहा है? उम्मीद है कि शिक्षा के प्रबंधन में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच एक सार्थक साझेदारी बनेगी। ये बात सही है, क्योंकि शिक्षा पे राज्य भी डिसीजन लेगा और केंद्र भी डिसीजन लेगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो जब दोनों मतलब सरकारें शिक्षा पे डिसीजन लेंगी तो किस सूची में जाएगा? वो समवर्ती सूची में जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिर्फ राज्य देखो सूचियाँ 3 होती हैं, 3 सूची होती हैं, सूची 3 सूची। पहला आपका राज्य सूची, दूसरा केंद्र सूची, तीसरा आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है? उस विषय को रखा जाता है जहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर डिसीजन लेती हैं, तो उसी को समवर्ती सूची कहते हैं। राज्य सूची उसे कहते हैं जहाँ सिर्फ राज्य मतलब अपना डिसीजन लेती है। केंद्र सूची उसे कहते हैं जहाँ सिर्फ केंद्र मतलब अपना डिसीजन लेती है। तो ठीक है, तो ये जो शिक्षा का प्रबंधन है वो राज्य और केंद्र सरकार के बीच हमेशा सार्थक साझेदारी बनेगी, क्योंकि शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। तो 1976 के संवैधानिक संशोधन के अनुसार शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। जो 1976 है उसमें 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक, तो 1976 के संवैधानिक संशोधन के अनुसार शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। ये बात सही है। तो इसलिए जो कथन ए है और कथन जो आर है, मतलब स्टेटमेंट असर्शन ए आपका और रीजन आर है आपका, दोनों सही है। और व्याख्या भी क्या करे, एक्सप्लेन भी सही है। ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पे। 17 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तक्षशिला का जो पाठ्यक्रम है विविध था, मतलब क्या था, वैराइड था, और इसमें तकनीकी विज्ञान भी क्या है, शामिल है। ये बात सही है। यहाँ पे क्या होता था, जो तक्षशिला में है वैदिक शिक्षा, दर्शन, व्याकरण, आयुर्वेदिक, शल्य चिकित्सक, राज्य शास्त्र, शिल्प, सैन्य शिक्षा, वास्तु मतलब वास्तुशास्त्र और टेक्निकल साइंस जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, नालंदा के पाठ्यक्रम में तकनीकी विज्ञान को शामिल नहीं किया गया। ये भी बात सही है, क्योंकि यहाँ पे किस पे ध्यान दिया गया, नालंदा में तर्कशास्त्र पे ध्यान दिया गया, यहाँ पे तकनीकी विज्ञान को शामिल नहीं किया गया। ये भी बात सही है। तो बोथ स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। ये बात ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पे। 18 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राजा राम मोहन राय की स्थापना के लिए, मतलब राजा राम मोहन राय की स्थापना के लिए जिम्मेदार थे आगरा कॉलेज आगरा, हिंदू कॉलेज कोलकाता, बनारस संस्कृत महाविद्यालय बनारस, श्रीरामपुर कॉलेज श्रीरामपुर। ये ध्यान रखिएगा। जो आगरा कॉलेज आगरा में है वो उसकी स्थापना कब हुई थी, 1823 में हुआ था। ठीक, अब इसकी स्थापना मतलब किसने की थी, पंडित गंगाधर शास्त्री ने की था। पंडित गंगाधर शास्त्री, ये ध्यान रखना आप लोग। बाकी कुछ लोग मिलकर किए थे। हिंदू कॉलेज कोलकाता, इसकी स्थापना 1817 में किया गया। ठीक, अब ये राजा राम मोहन से रिलेट करता है, तो ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट है। बनारस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, बनारस में 1791 में इसकी स्थापना हुआ था। अब आते हैं श्रीरामपुर कॉलेज है। श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना कब हुआ था, 1818 में। ठीक, ये ध्यान रखेगा। तो जो राजा राम मोहन राय की स्थापना के लिए जिम्मेदार थे तो हिंदू कॉलेज कोलकाता के लिए जिम्मेदार थे। ठीक ना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पे। 19 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शिक्षा आयोग स्वतंत्रता पूर्व 1882-83 की महत्वपूर्ण टिप्पणियां क्या थी। तो 1882-83 में कौन था, हंटर आयोग। हंटर आयोग, हम आपको ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट के क्लास में, ये ध्यान रखिएगा। 1854 के डिस्पैच को बदलने की जरूरत है। जो वुड डिस्पैच है, वुड डिस्पैच, उसको क्या रिप्लेस किया जाएगा, 1882 और 83 में इसको नहीं किया गया। ये ध्यान रखें। तो कौन सी टिप्पणियाँ की गई, जो टिप्पणियाँ पूछ रहा है कौन कौन सी की, तो 1854 को रिप्लेस नहीं बल्कि सुधार करने की जरूरत बोला थी ये। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ऑप्शन है
भारतीय, यहाँ पे आरती लिखा है, भारतीय विश्वविद्यालयों की सामान्य कार्यप्रणाली को नया स्वरूप देने की आवश्यक है। यहाँ पे ये क्या है कि नया स्वरूप किसी को नहीं देना है, बस उसमें सुधार करना है। ये भी बात गलत है। स्थानीय सरकारों को सामान्य शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करने की आवश्यकता है। ये बात सही है कि स्थानीय जो सरकार है वो सामान्य शिक्षा की सुविधा को विस्तार करें, उसको आवश्यकता है, ये ध्यान रखिएगा। जो डी ऑप्शन है, प्रत्येक कॉलेज को कर्मचारियों की संख्या, रख रखाव, खर्च और आवश्यकताओं के आधार पर वित्त पोषित करना महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या जो है वहाँ पे कितने खर्चे हो रहे हैं, उनकी आवश्यकता कितने, उसके आधार पर ये क्या किया जाना चाहिए, मतलब वित्त पोषित करना चाहिए, ठीक ना। वहाँ पे फंडिंग करना चाहिए। जो फंड दिया जा रहा है वो किस पे देना है, कॉलेज डिपेंडिंग, स्टाफ स्ट्रेंथ पे, मेंटेनेंस पे, एक्सपेंशन पे, रिक्रूटमेंट पे, ये ध्यान रखें। कॉलेज के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए विशेष अनुदान उपलब्ध कराएं, ये भी बात सही है। तो CDE आपका ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे। 20 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने पाया कि प्रकाश और ऊष्मा एक ही आवश्यक पदार्थ के क्या है, केवल भिन्न रूप हैं और गुरुत्वाकर्षण के गिरने के कारण भी कहते हैं। जो नागार्जुन है वो किसके, बौद्ध दार्शनिक है, ये बौद्ध दार्शनिक, बौद्ध दार्शनिक। जो जीवक हैं वो क्या है, एक प्रसिद्ध वैद्य चिकित्सक हैं, ये प्रसिद्ध वैद्य चिकित्सक हैं, ये प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। जो कणाद है वो क्या है, ऋषि कणाद, इनको क्या बोला जाता है, कणाद ऋषि, कणाद ऋषि या आचार्य कणाद बोलते हैं इनको, आचार्य कणाद। अब ये क्या है, वैशेषिक दर्शन की रचना की थी इन्होंने, क्या है, किसकी रचना की थी, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन की रचना की, वैशेषिक दर्शन की रचना की, ठीक। अब ये ध्यान रखो, इन्होंने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, परमाणु सिद्धांत, यानी एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, ये ध्यान रखना आप लोग, इसको प्रस्तुत किया था इन्हीं, मतलब जब ये क्या किए थे, मतलब जो प्रकाश और ऊष्मा है ये किस में आ गया, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर में। तो इनके अनुसार क्या हुआ, ऊष्मा और प्रकाश एक ही तत्व के विभिन्न रूप हैं। तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को वस्तु के गिरने का कारण होता है बहुत पहले न्यूटन से, ठीक, ये ध्यान रखना। ये कणादी थे, ये रामानुज क्या है कि एक महान वैदांतिक दार्शनिक और भक्तिवादी आचार्य थे, ठीक। ये भौतिक से रिलेट कुछ नहीं करते हैं। न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण का कौन बताया था, कणाद बताए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि ऐसे वीडियो और लाते रहें, ठीक। और अपना कमेंट सेक्शन में जरूर करें। धन्यवाद।